हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञ क्लासेस में, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी की यूट्यूब सीरीज स्टार्ट करी है, जिसका नाम है क्रिस्टल क्लियर बैच ऑफ इंडियन पॉलिटी। अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ में इस क्लास के स्टार्ट करते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल। इससे हम ये सीखते हैं कि हमें कल क्या होने वाला है उसको सोचने के बजाय हम अपने प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब अपना वर्तमान अच्छा होगा, जब हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा, तभी हमारा फ्यूचर अच्छा होगा और तभी हमारा कल भी अच्छा होगा। इसी थॉट के साथ में हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और जिसके अंदर हम कंपनी रूल पढ़ रहे हैं, जो कि 1773 से 1858 तक रहा। उसके बाद में क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था, यानी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के नाम से रूल होने लगा था। तो हमने कंपनी रूल के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 स्टडी किया। उसके बाद में अमेंडिंग एक्ट, जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में कमी थी वो हमने अमेंडिंग एक्ट में ब्रिटिशर्स ने उसको करेक्ट करा। फिर हमने पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ा था। पिट्स वहाँ के पीएम का नाम था। फिर हमने एक्ट ऑफ 1786 के बारे में पढ़ा था। लास्ट हमने चार्टर एक्ट 1793 को पढ़ा था कि चार्टर का मतलब हमें पता ही है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था कि चार्टर का मतलब होता है कि एक स्पेशल राइट, एक स्पेशल प्रिविलेज जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था इन एक्ट में। तो 1793 का चार्टर एक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 का चार्टर एक्ट, यानी कौन सा स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल राइट मिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस 1813 के चार्टर एक्ट में। तो हम इसका कुछ इस एक्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि आखिर ये एक्ट लाया क्यों गया था, किस बेस पे लाया गया था। ड्यू टू नेपोलियन बोनापार्ट कॉन्टिनेंटल सिस्टम, एक नेपोलियन बोनापार्ट का था जो कि फ्रेंच का था, जिसने एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम स्टार्ट करा था यूरोप के अंदर। कहाँ पे स्टार्ट करा था? यूरोप में। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रेंच का था, उसने एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम स्टार्ट करा था यूरोप में, जिसमें क्या था? विच प्रोहिबिटेड द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इनटू फ्रेंच एलीज इन यूरोप। यानी कि जो भी यूरोप के अंदर ट्रेड होता था, जिस किसी का भी, कोई सी भी कंट्री का फ्रेंच के साथ एक समझौता था, उन कंट्री में ब्रिटिश का इंपोर्ट प्रोहिबिट कर दिया, यानी मना कर दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गुड्स जो भी होंगे वो उन कंट्रीज में नहीं इंपोर्ट करे जाएंगे, वहां पे उनका ट्रेड नहीं होगा। जिसकी वजह से ब्रिटिश जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे और मर्चेंट सफर हुए, यानी उनको लॉस होने लगा। यानी कि सीधा सीधा हम ये समझ सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट वो ब्रिटिश के डोमिनेंस को बढ़ावा नहीं देता था, वो ब्रिटिश का जो ट्रेड था उसको कम करना चाहता था, उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहता था, जिससे कि ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस खत्म हो जाए। इस वजह से दे डिमांडेड दे बी गिवन अ शेयर इन द ब्रिटिश ट्रेड इन एशिया। तो जो फ्रेंच था, ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि उसको ब्रिटिश का जो व्यापार है एशिया के अंदर, यानी जो इंडिया में व्यापार होता है, उसमें उनको एक हिस्सा चाहिए।
जिससे कि जो इट एंड डिसॉल्व द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली हो रही थी, यानी कि जो उनका एक छत्र राज हो रहा था, वो इंडिया के ऊपर ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे थे। वो यहाँ के हमारे मर्चेंट से, इंडियन ट्रेडर से सस्ते में सामान लेके जाते थे और जगहों पर महंगे में उसको बेचते थे और वो मुनाफा कमाते थे। तो उसमें अब उनको साझेदारी चाहिए थी। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट को क्या हुई? ज्वेलसी हुई ब्रिटिशर से कि भाई अब ये इनका तो ऐसे एक छत्र राज हो रहा है एशिया की ट्रेडिंग एक्टिविटी के ऊपर, और हमारे यहाँ पे क्या है, मसाले वगैरह बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम स्टार्ट करा। तो हम इसी को हम एक बार हिंदी में देख लेते हैं। तो यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम को, जिसमें यूरोप में फ्रांसीसी सहयोगियों में ब्रिटिश वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी गई कि जो भी ब्रिटिश के गुड्स होंगे यूरोप के अंदर, उनको वहां पे बैन कर दिया जाएगा, प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी फ्रांस के साथ में जिनका भी एक सहयोग होगा, जो भी कंट्री के साथ में कोई भी रिलेशन होगा फ्रेंच के साथ में, वहां पे ब्रिटिश के गुड्स सेल नहीं किए जाएंगे। इसी वजह से ब्रिटिश व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा, वहां के ब्रिटिश व्यापारियों को नुकसान हुआ जिसकी वजह से। इसलिए उन्होंने मांग की कि उन्हें एशिया में ब्रिटिश व्यापार में हिस्सा दिया जाए। जिस वजह से क्या मांग करी कि उनको एक हिस्सेदारी चाहिए थी उनके व्यापार में। नेपोलियन बोनापार्ट को क्या चाहिए थी? हिस्सेदारी चाहिए थी, जिससे कि उनका एक अधिकार समाप्त किया जा सके, जो ब्रिटिशर्स की जो मोनोपोली थी उसको खत्म किया जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट नेपोलियन बोनापार्ट। तो हमने, जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ोगे कि जो टीपू सुल्तान था उस टाइम पे, तो उसने भी फ्रेंच की मदद ली थी, फिर वहां पे वो रिवोल्ट वगैरह हुआ था। तो ये मतलब जो भी हिस्टोरिकल चीजें हैं उनका काफी एक गहरा एक रिलेशन होता है हमारी पॉलिटी के अंदर। दोनों इंटरलिंक्ड ही है, क्योंकि जब कोई हिस्ट्री में होगी तो कोई बात हुई तो उसी को देखते हुए ही तो कोई संविधान में बदलाव होता है, या फिर कोई नई सेक्शन लगती है, या फिर कोई नया आर्टिकल होता है। तो ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है। ये काफी बड़ी चीज है, नेपोलियन बोनापार्ट की वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, पर हमने इसका एक ओवरव्यू देखा है, सिर्फ एक मोटा मोटी। अगर आपको ये डिटेल्ड में पढ़ना हो तो हम इसमें एक सेपरेट एक अलग वीडियो बना सकते हैं, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट, तो कंपनी ऑब्जेक्टेड टू दिस। अब कंपनी ने इस पे ऑब्जेक्ट किया, क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने क्या बोला कि वो एशिया के अंदर उनको हिस्सेदारी चाहिए, एशिया के ट्रेड के ऊपर वो ब्रिटिश की मोनोपोली खत्म करना चाहते थे। तो कंपनी को इस बात से ऑब्जेक्शन हुआ। तो फाइनली ब्रिटिश मर्चेंट्स वर अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया। जो ब्रिटिश के जो व्यापारी थे वर अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया, उनको अलाउ कर दिया गया कि वो इंडिया में व्यापार कर सकते हैं, बट अंडर ए स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर। यानी कि समझौता हुआ दोनों के अंदर, फ्रेंच के अंदर, ब्रिटिशर्स के अंदर। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, आप लोग इंडिया में व्यापार कर सकते हो, लेकिन एक स्ट्रिक्ट एक लाइसेंसिंग सिस्टम होगा, यानी कि एक हद तक ही आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो, जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर बताया गया है। बट इन ट्रेड विद चाइना, लेकिन जब चाइना के साथ ट्रेड करोगे एंड द टी ट्रेड, जो भी चाय का जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी करोगे, कंपनी स्टिल रिटेन्ड इट्स मोनोपोली, यानी कि अभी भी कंपनी की इस पे मोनोपोली होगी। यानी जो भी चाय का व्यापार होगा और जो भी चाइना के साथ में ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी, अभी भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका इस पे मोनोपोली रहेगी। यानी कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो अभी भी अपनी मोनोपोली नहीं छोड़ना चाह रही थी। वो चाहती थी कि भाई हमारा चाय पे और चाइना के साथ के व्यापार पे तो हमारी मोनोपोली रहनी ही चाहिए।
तो ये दो डिमांड थी। ये चीजें हिंदी में है कि इस पर कंपनी ने आपत्ति जताई। अंततः 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश व्यापारियों को एक सख्त लाइसेंस, एक स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग प्रणाली के तहत भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय व्यापार में कंपनी ने फिर भी अपना एकाधिकार बरकरार रखा। यानी कि जो टी का ट्रेड था और जो चीन के साथ जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी थी, अभी भी कंपनी की उस पे मोनोपोली थी। सो नेक्स्ट, दिस असर्टेड द क्राउन सोवेरेनिटी ओवर ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। तो ये जो एक्ट है एक बताता है कि जो क्राउन की जो संप्रभुता थी, यानी कि क्राउन से मतलब है यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ, अब की जो एक सोवेरेनिटी यानी एक अधिकार था ओवर ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, यानी कि जो भी टेरिटरी ब्रिटिशर्स के अधिकार में आती थी इंडिया के अंदर, यानी कि जो भी जैसे बैटल ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ बक्सर और भी जो बैटल हुई थी, तो उनमें जहाँ ब्रिटिशर जीत गए थे और उन्होंने क्या किया, वहां पे अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को बिठा दिया, तो उन्हीं को नाम दिया गया कि ब्रिटिश पोजेशन टेरिटरी इन इंडिया। तो इस एक्ट के चलते क्राउन की जो सोवेरेनिटी हुई ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया के ऊपर, यानी वो टेरिटरी जो ब्रिटिशर्स के पोजेशन में थी, यानी ओनरशिप तो नहीं थी, बस उनके क्या एक अधिकार में थी, क्योंकि ओनर तो अभी भी वहां का सुल्तान या जो भी राजा थे वही थे, बट वो कंपनी के हिसाब से काम करते थे। एक बोल सकते हो आप कि एक रबर स्टैम्प की तरह थे। तो कंपनी रूल वॉज एक्सटेंडेड टू अनदर 20 ईयर्स, और कंपनी का जो रूल था वो 20 साल तक और बढ़ा दिया गया। तो देयर ट्रेड मोनोपोली वॉज एक्सटेंडेड, उनके जो ट्रेड की जो मोनोपोली थी वो खत्म हो गई फॉर द ट्रेड इन टी, ओपियम एंड विथ चाइना। जो भी उनका जो व्यापार था कंपनी का किसके अंदर, टी के अंदर, उन्होंने अबोलिश कर दिया जो भी ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की इंडिया के अंदर। द इंडियन ट्रेड वॉज ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट, जितने भी ब्रिटिश मर्चेंट थे उनके लिए इंडियन जो ट्रेड था वो ओपन था। and how it continued the monopoly of the company over trade in tea and trade with China. ओके, तो इसमें हम ये पता करते हैं कि कंपनी का जो रूल था वो 20 ईयर तक क्या था, स्टैंड हो गया था, और जो उनकी जो ट्रेड मोनोपोली थी वो खत्म हो गई थी। यानी कि पहले तो ये था कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट ही वहां पे ट्रेडिंग एक्टिविटी कर सकती थी, लेकिन अब वहां पे और भी जैसे फ्रेंच भी और ट्रेडर्स भी थे, जैसे पोर्तुगीज थे, डच थे, वो भी कर सकते थे। बट जो टी हो गया, ओपियम था, और जो चाइना के साथ जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी थी उसके ऊपर अभी भी मोनोपोली ब्रिटिशर्स की थी। तो इट एम्पावर द लोकल गवर्नमेंट, उसने जो लोकल गवर्नमेंट थे उनको एम्पावर किया, सशक्त बनाया लोकल गवर्नमेंट को, टू टैक्स पीपल, लोगों पे टैक्स लगा सकते हैं, सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, यानी कि उनके जो भी एरिया है ना, जितना उनका एरिया है जिसके अंदर वो लॉ बना सकते हैं उस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। तो लोकल गवर्नमेंट जो थी वो टैक्स भी ले सकती थी अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के विद द परमिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट local government can take tax from the people of India but within the jurisdiction of the Supreme Court की jurisdiction के अंदर। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर क्राउन की संप्रभुता का दावा किया, ब्रिटिश सोवेरेनिटी ओवर ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 ईयर तक का ट्रेड एक्सटेंड कर दिया गया, और चाय, अफीम और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर, चाइना के साथ में व्यापार को छोड़ के उनका व्यापार एक अधिकार यानी जो मोनोपोली थी वो खत्म कर दी गई। इससे क्या हुआ, स्थानीय सरकारों को सर्वोच्च
न्यायालय एक में चाय व्यापार में कंपनी ने फिर भी अपना एकाधिकार बरकरार रखा और न्यायालय से अधिकार क्षेत्र के अधीन लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया। इसमें क्या था, इसने स्थानीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के परमिशन से लोकल गवर्नमेंट जो थी वहां की, वो लोगों पे टैक्स लगा सकती थी। तो और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है इस एक्ट में, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरी, जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज थे यानी कि जो लोग धर्म को प्रोपोगेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वो लोग टू कम टू इंडिया, वो इंडिया आए फॉर एनलाइटन द पीपल, लोगों को नॉलेज देने के लिए, एनलाइटन करने के लिए। 1830 के चार्टर एक्ट में ये एक थोड़ा सा यहाँ पे हम रिलीजियस टच भी देख सकते हैं कि भाई अब जो बाहर के लोग थे हमारे इंडिया के रिलीजन में भी घुस रहे थे, यहाँ से वो ये चाह रहे थे कि और लोग भी उनका जो क्रिश्चियन धर्म है उसको माने। तो इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर एनलाइटन द पीपल। इट प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन इन द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, और यहीं से जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो इंग्लिश मीडियम है, जो हिंदी मीडियम है, तो जो भी वेस्टर्न एजुकेशन है, वेस्टर्न कल्चर है, उसकी नींव रखी गई। तो दिस चार्टर एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, मीन्स इट प्रमोट्स द वेस्टर्न एजुकेशन। ये किसको प्रमोट करता है, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करता है। इसने ईसाई मिशनरियों को, लोगों को जागरूक करने के लिए भारत आने की अनुमति दी कि वो आए यहाँ पे और लोगों को क्रिश्चियन धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में बताएं। यह भारत में ब्रिटिश आधिपत्य में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देता है, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर को प्रोपोगेट करता है ये एक्ट जो है। कौन सा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सो दिस इज ऑल अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इससे पहले आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिएगा जिसमें कि हमने स्टार्टिंग से बताया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कंपनी रूल की तरफ बढ़े हैं। और जो हमारा आगे का जो नेक्स्ट एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, वो हम अपनी प्रीवियस लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और सब्सक्राइब करिए, और रेगुलर बेसिस पे चैनल को देखिए और कमेंट सेक्शन में सजेशंस दीजिए। ओके, थैंक यू एंड टेक